अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। तो गाइज आज की क्लास में हम लोग जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को करेंगे जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो चलिए गाइज हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुकी है आपकी स्क्रीन पे और इसमें पूछा जा रहा है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया था? हाँ जी बच्चों, यानी इन प्यारे क्वेश्चन का जवाब आप सभी को करेक्ट यहाँ पे बतानी है। यानी गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया था? अगर मैं ऑप्शन की ओर बढ़ता हूँ तो पहला ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अंगद, या गुरु अमरदास, या गुरु नानक। तो जल्दी से बताएंगे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार यहाँ पे गुरु अंगद जी के द्वारा किया गया था। हाँ जी बच्चों, यानी ऑप्शन बी इज द यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, यानी गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो भी गुरु थे वो पहले गुरु कौन थे इस धर्म के? ठीक है, तो यहाँ पे गाइज जो भी सिख धर्म के जो भी पहले गुरु थे वो गुरु नानक जी थे। ठीक है, यानी जो भी आप लोग ये ऑप्शन देख रहे हो पहला गुरु थे इस सिख धर्म के। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड गुरु बने सिख धर्म के, वो यहाँ पे सिख धर्म के सेकंड गुरु, सिख धर्म के जो दूसरे गुरु बने, दूसरे गुरु जो बने थे वो उनका नाम गाइज यहाँ पे गुरु अंगद जी है। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर आप सभी को देखने को मिला। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं और ये प्रश्न भी आपको लिपि से ही रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि लिपि की बात हुई है तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए यहाँ पे बच्चों कि भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? ठीक है, यानी भारत की सबसे पुरानी लिपि तो बताएं बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो अगर आप सभी का जवाब आ रहा है ब्राह्मणी लिपि, इट इज़ करेक्ट आंसर। हाँ जी बच्चों, यानी भारत की सबसे जो पुरानी लिपि है वो यहाँ पे ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है ना, तो आप लोग इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन करेंगे गाइस, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रश्न रहेगी आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये सब जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नोट करवाई जा रही है आप लोग ज़रूर इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद अब हम लोग दूसरे प्रश्नों की ओर मूव करते हैं और दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये भी आपके बिहार पैरामेडिकल की एग्ज़ाम में पूछ दिया गया है। मीन्स यानी ये भी जो क्वेश्चन है वो भी VVI है बच्चों। आप लोगों को जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, एलिफेंटा गुफाएं यहाँ पर है। यानी आप सभी को बताना है कि जो एलिफेंटा गुफाएं हैं वो कहाँ पे स्थित है।
ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी एमपी, ऑप्शन सी यूपी या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। हाँ जी बच्चों, यानी बताएं आप लोग जल्दी से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर इसका करेक्ट आंसर बताएंगे बच्चों, ठीक है ना। अगर आप सभी को पता है तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, तो अगर बच्चों आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर। हाँ जी, यानी जो भी एलिफेंटा गुफा है वह महाराष्ट्र में स्थित है, यानी महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह से लगभग 10 किलोमीटर दूर खारापुरी द्वीप है, ठीक है ना, खारापुरी द्वीप है, ठीक है बच्चों, खारापुरी द्वीप है, वहीं पे एलिफेंटा गुफाएं स्थित है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे गुफाएं से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आई है, तो आइए गुफाएं से रिलेटेड हम लोग और भी 2-3 प्रश्न को जानते हैं, ठीक है ना। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि किस जिले में ये गुफाएं स्थित है, तो आप सभी को इसके बारे में पता तो होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए बच्चों कि देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, बराबर गुफाएं कहाँ पे स्थित है, ठीक है, यानी आप सभी को बताना है बिहार के किस जिले में बराबर गुफाएं स्थित है। तो बच्चों इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा गया जिला, ठीक है, यानी बिहार के गया जिला में यहाँ पे बराबर गुफाएं स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अमरनाथ गुफा बताइए, अमरनाथ गुफाएं कहाँ पे स्थित है, तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पे गाइस कश्मीर, ठीक है ना, यानी अमरनाथ गुफाएं कहाँ पे स्थित है, तो कश्मीर में है। फिर उसके बाद बोरा गुफाएं हैं एक, ठीक है, थर्ड नंबर में आपसे अगर पूछ दिया जाए बोरा गुफाएं, ये जो भी गुफाएं वाले प्रश्न है बच्चों आप लोग जरूर नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे गुफाएं की यहाँ पे बात हुई थी, तो इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे और जिस इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो बोरा गुफाएं आंध्र प्रदेश में यहाँ पे स्थित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी कई गुफाएं हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मैं इसका लिस्ट इस वीडियो के एंड होने के बाद आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर कर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। सो चलिए अब इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोग जरूर नोट डाउन करेंगे। चलिए बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं, और अगला प्रश्न भी हमारे स्क्रीन पे आ चुकी है और इसमें पूछा जा रहा है, ये भी काफ़ी वीवीआई प्रश्न है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सिंबॉलिक यानी नेशनल जो सिंबल होता है उससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को काफ़ी मिलते हैं, तो आपको ये सब याद रखनी है, ठीक है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी ईगल और ऑप्शन डी शेर। तो जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है। तो अगर आप सभी बच्चों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो कमल है। और इस कमल को हम लोग ये भी बोलते हैं वाटर लिली, ठीक है ना बच्चों। तो अगर आपके क्वेश्चन में वाटर लिली भी अगर दिया हुआ रहेगा आपके ऑप्शन में, तो आप लोग इसे भी यहाँ पे टेक आउट करेंगे, कमल या वाटर लिली दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो आप लोग इसे ही टेक आउट करेंगे बच्चों, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी, ठीक है। तो अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग और भी यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि जो ये शेर है, ठीक है, तो ये किस देश का नेशनल सिंबल है, ठीक है, तो आप सभी को बताना है यहाँ पे। आई होप आप सभी को पता भी होगा ये जो शेर है ये किस कंट्री का यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। तो अगर आप सभी का जवाब आ रही है यहाँ पे नीदरलैंड, ठीक है, कौन सा कंट्री, तो यहाँ पे नीदरलैंड और यहाँ पे नॉर्वे, इन दोनों कंट्री का यहाँ पे नेशनल सिंबल क्या है, तो शेर है यानी लायन, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप लोग बताइए जो ये ईगल है यह किस कंट्री का
यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। तो आप सभी का क्या जवाब रहेगा? तो जर्मनी। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे पोलैंड। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड की राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यहाँ पे ईगल है। ठीक है बच्चों। और हाँ जी बच्चों, यहाँ पे जर्मनी, पोलैंड और उसके बाद यहाँ पे एक और कंट्री है जो कि स्पेन है। इन तीनों कंट्री का राष्ट्रीय जो भी यहाँ पे प्रतीक चिन्ह है वह ईगल ही है। ठीक है ना। अब आइए, इससे रिलेटेड आपको मैं दो प्रश्न देता हूँ और आपको यहाँ पे मैं दो कंट्री का नाम लिखता हूँ, आपको बतानी है कि इस कंट्री का नेशनल सिंबल क्या है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब। ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा बच्चों कि आप सभी को बताना है कि तुर्की कंट्री का यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है। और उसके बाद यहाँ पे एक और कंट्री मैं देता हूँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कनाडा। ठीक है, कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे बच्चों। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न भी हमारे स्क्रीन पे आ चुकी है और इसमें पूछा जा रहा है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1949 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 2000 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1996 ईस्वी में। तो बताएंगे बच्चों इस प्यारे से क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगी कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो अगर बच्चों आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी यहाँ पे 4 अप्रैल। ठीक है, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, यानी जो नाटो है इसका यहाँ पे हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आप सभी का जवाब क्या होगा बच्चों? हेड क्वार्टर नाटो का बताइए कहाँ है फास्ट। तो नाटो का हेड क्वार्टर यहाँ पे बच्चों कहाँ पे है? तो यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, कहाँ पे है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग ये सब क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लेंगे बच्चों। ठीक है, यानी कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम। तो ये सब जो भी प्रश्न है बच्चों आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ये क्वेश्चन थी आप लोगों को आई होप समझ में आई होगी। और इसके बाद यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट गाइज आप सभी को लिखवाई जा रही है आप लोग जरूर इस प्रश्न को नोट डाउन करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुकी है और इसमें पूछा जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें पूछी जा रही है कि भारत में केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो बताएंगे बच्चों, यानी भारत में जो केंद्रीय मंत्री जो बनने वाली प्रथम वुमेन थी उनका नाम क्या था यहाँ पे। तो बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, या ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है। तो बताए बच्चों इस प्यारे सा क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है। तो अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी हाँ जी बच्चों, यानी भारत में केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला राजकुमारी अमृता कौर जी थे। ठीक है। तो आप लोग ये जो भी यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छी यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि आप सभी को बताना है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप सभी का जवाब क्या होगा बताइए। भारत की
प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो अगर बच्चों आप सभी का जवाब यहीं पे है, यानी देखिए क्वेश्चन है आपकी भारत की, ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए आप लोग फास्ट। तो इसका जवाब होगा बच्चों यहाँ पे सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। क्या होगा? तो सुचेता कृपलानी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाएगा एक और क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत का कोकिला किसे कहा जाता है, बताएं। और ये बहुत वीवीआई प्रश्न है बच्चों। इस बार जो भी यहाँ पे 2022 में एग्ज़ाम हुई थी बिहार पीएम का, तो उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि भारत का कोकिला किसे कहा जाता है, कोकिला किसे कहा जाता है। तो बताएं आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी के लिए बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये सब प्रश्न है गाइस। जो भी ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाई जा रही है आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। तो इस प्रश्न का यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा बच्चों यहाँ पे सरोजनी नायडू, ठीक है। क्या होगा? तो सरोजनी नायडू। भारत का कोकिला से किसे जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू जी को जाना जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं बच्चों। तो अगला प्रश्न भी हमारे स्क्रीन पे आ चुकी है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें पूछा जा रहा है बच्चों कि यह समुद्र की गहराई मापने के काम में आता है। हाँ जी बच्चों, यानी इट इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, यानी समुद्र की गहराई मापने वाला यह कौन सा यंत्र है, ठीक है। तो बताएंगे ऑप्शन ए फैदोमीटर, वो मिस टाइप हो गया है बच्चों यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा क्या, तो फैदोमीटर, ठीक है, फैदोमीटर, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन बी है अल्टीमीटर, ऑप्शन सी अल्ट्रासोनोस्कोप और ऑप्शन डी जाइरोस्कोप हो जाएगा। वो बाय मिस्टेक यहाँ पे गाइस मिस टाइप हो गई है, तो आप लोग इसे चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जाइरोस्कोप, ठीक है। तो बताएं बच्चों इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी जो भी यहाँ पे समुद्र की जो गहराई को मापा जाता है वह यंत्र कौन सी है, उसकी नाम क्या है, ठीक है। तो बताएं बच्चों, फास्ट बताएंगे आप लोग। तो गाइज यहाँ पे जो भी बच्चे का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र का नाम यहाँ पे क्या है, तो फैदोमीटर है, ठीक है बच्चों। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो ये अल्टीमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, ये किस काम में आता है, इस यंत्र का क्या काम है, ठीक है। तो बताएं बच्चों, तो अल्टीमीटर ये गाइज ऊंचाई को मापने वाला यंत्र होता है, ठीक है बच्चों। तो किस चीज़ को, तो ऊंचाई यानी हाइट को मापने वाला ये आपको यंत्र यहाँ पे होती है। तो आप लोग इसे यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अल्ट्रासोनोस्कोप अगर पूछ दिया जाए यह किस काम में आता है, तो ये गाइज आप लोगों ने देखा होगा कि चिकित्सा में अल्ट्रासोनोग्राफी लगा हुआ होता है, जो कि यहाँ पे अंदरूनी चीज़ों को देखा जाता है, यानी मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब कि यह जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किस यंत्र का, तो अल्ट्रासोनोस्कोप का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसे लिख लीजिएगा, जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है इस यंत्र का, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ पे जाइरोस्कोप की अगर मैं बात करूँ, तो जाइरोस्कोप इसका यूजेस क्या है,
इस यंत्र का क्या यहाँ पे यूज है? तो इसको गाइस यहाँ पे एक युक्ति है जो कि वस्तु की कोणीय स्थिति को मापने के काम में आता है, यानी झुकाव, ठीक है ना, यानी कोणीय स्थिति को मापने के लिए काम में आता है ये जाइरोस्कोप। ठीक है ना बच्चों, इसके बारे में आप लोग एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा हर एक चीज़ों का यहाँ पे, तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, अगर ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी बच्चों, इसीलिए मैं शॉर्ट में ही बता दे रहा हूँ आप सभी को। तो आप लोग जो भी ये पॉइंट है गाइस, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से होगी गाइज, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि वास्को डी गामा कालीघाट कब पहुंचा। तो बताएं बच्चों, यानी वास्को जो डी गामा जी थे वह कालीघाट कब पहुंचे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑप्शन की, ऑप्शन ए 1498, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1248 और ऑप्शन डी 1648। तो बताएं बच्चों, यानी वास्को डी गामा जी कालीघाट कब पहुंचे थे। तो अगर बच्चों आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट आंसर, यानी 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीघाट पहुंचे थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न भी हमारे स्क्रीन पे आ चुकी है, और ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी है बच्चों। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो निम्नलिखित में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो बताएं बच्चों, यानी यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे लेक्चर की क्लासेस चल रही है उसमें ये पढ़ा दिया गया होगा कि पदेन अध्यक्ष किसे कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन ए है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्री, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो बताएं बच्चों, इस प्यारे से क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगी। तो अगर मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है ना, ये तो प्रधानमंत्री के पोस्ट पे रहने के बाद भी ये इनको एक और पोस्ट यहाँ पे इनको दी जाती है, जो कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये सब जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, तो आप लोग इसे ज़रूर नोट करेंगे। चलिए अब यहाँ पे आपसे एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपका इसका जवाब बतानी है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और ये क्वेश्चन क्या है कि भारत, ठीक है बच्चों, भारत में राष्ट्रीय संकट, भारत में राष्ट्रीय संकट, भारत में राष्ट्रीय संकट की घोषणा भारत में राष्ट्रीय संकट की घोषणा कौन करता है। तो क्या आप सभी को अगर इसकी जवाब पता है तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में गाइस बताएंगे। ठीक है ना, कि जो भी भारत में जो भी आपातकाल जो घोषणा होती है, यह पावर, यह शक्ति किसके पास दी जाती है। तो इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन होगा बच्चों, आपको इतना तक मैं हिंट कर दिया हूँ, तो आप लोग जरूर बताएंगे राइट आंसर इसका। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी होगी, और इसमें पूछा जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी प्रश्न है बच्चों, और रक्त और लोहे की नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। रक्त और लोहे, ठीक है ना, यानी द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी नेपोलियन, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, या ऑप्शन डी गैलीबाल्डी। तो बताएं बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगी। यानी यहाँ पे जो भी रक्त और लोहे की नीति है यह किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। तो बताएं आप लोग फर्स्ट, नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क, या गैरीबाल्डी।
तो हाँ जी बच्चों, अगर आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ करेक्ट आंसर। यस मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि यहाँ पे 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर 1862 ईस्वी में ऑटो वन बिस्मार्क ने ब्लड एंड आयरन नामक भाषण दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग अब अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं, और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुकी है और इसमें पूछा जा रहा है, ये भी काफ़ी वीवीआई प्रश्न है बच्चों। ठीक है, मे भी आप लोगों को इसका आंसर भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बतानी है आप सभी को, यानी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है, उसका नाम आप सभी को बतानी है। ऑप्शन ए है सुपीरियर झील, ऑप्शन यहाँ पे बी कैप्सियन झील, या ऑप्शन सी वैकाल झील, या ऑप्शन डी विक्टोरिया झील। तो बताएं बच्चों, इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगी। तो अगर बच्चों आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्रिएट होती है, और ये क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। ठीक है, कौन से बच्चों, खारे पानी का झील, ठीक है ना, खारे पानी का झील का नाम बतानी है आपको। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कैप्सियन सागर है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व की सबसे प्राचीन और गहरी झील का नाम बतानी है, तो वो कौन सी होगी, बताइए बच्चों फास्ट। ठीक है, बताइए फास्ट, यानी विश्व की सबसे प्राचीन और गहरी झील की नाम आप सभी को बतानी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, तो अगर आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इट इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी यहाँ पे बैकाल झील होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, ठीक है ना, तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है ना, क्योंकि एक ही प्रश्न में इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे छुपे हुए हैं, उसके आंसर भी छुपे हुए हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, आप सभी को मैं क्वेश्चन यहाँ पे फिर से देता हूँ, और इसका भी जवाब आप सभी को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बतानी है, और जब मैं अगले क्लास लाऊंगा उसमें आप सभी को नाम लूँगा कि कितने बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर है इस प्यारे से प्रश्नों का। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रश्न क्या रहेगी आपके लिए, तो प्रश्न आप लोग नोट कर लेंगे और अच्छे से इसका जवाब दोगे आप लोग। ठीक है ना, यानी यहाँ पे देखिए, जो भी ये विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है, इसका जवाब आप सभी को बतानी है बच्चों। ठीक है, विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग बताएंगे बच्चों, इंतज़ार रहेगी। और कितने बच्चों का यहाँ पे सही जवाब आ रही है, उनका नाम यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है ना, टॉप 10 स्टूडेंट का। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप सभी को करवाई जा रही है उसको नोट डाउन करते हुए आप लोग चलेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए वंदे मातरम।